हेलो एवरीवन, दिस इज अनस एंड वेलकम टू माय चैनल स्पेशल एजुकेशन एक्सपर्ट। और जैसे कि आपको बताया कि हमारी जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है डीएसएसबी, टीजीटी और पीआरटी की स्पेशल एजुकेशन की, तो उसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम। जो मैं इन अभी जो करा रहा हूँ क्लासेस, उसमें मैं 2014 टीजीटी स्पेशल का पीवाईक्यू करा रहा हूँ। तो मैं एक क्लास ले चुका हूँ, आज दूसरी क्लास है, क्लास 2 है, जिसमें हम आज 26 से 50 क्वेश्चंस करेंगे। इस तरह से मैं आपकी 4 वीडियो में एक पूरा प्रीवियस ईयर करा दूंगा टीजीटी का। फिर पीआरटी 2014 का, जो 14 में जो आपका पीआरटी स्पेशल एजुकेशन का एग्जाम हुआ था, उसका करेंगे 100 क्वेश्चन। इस तरह से मैं सारे 2024 तक के सारे पीवाईक्यू करा दूंगा, है ना। और आप रिसेंट भी जो भी होगा वो भी हम देख लेंगे, और इसके अलावा अलग से भी प्रैक्टिस काफी करेंगे, जिससे कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आज की क्लास 2 है, जिसमें हम आगे के क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे आज। तो 26 क्वेश्चन नंबर 26 है, इन को एजुकेशन यू वांट सह शिक्षा में आप नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे बताइए। पहले बताइए को एजुकेशन क्या होती है। को एजुकेशन क्या होती है? को एजुकेशन अगर हम देखें तो को एजुकेशन तो वो होती है जहाँ पर जो लड़का लड़की साथ में पढ़ता है, को एजुकेशन कहते हैं ना। तो वो को एजुकेशन होती है, अगर आपने पढ़ा हो को एजुकेशन के बारे में। एक वर्ड होता है टीम टीचिंग या को टीचिंग, है ना। टीम टीचिंग या को टीचिंग वर्ड होता है ना। जिस तरह से को एजुकेशन है, इस तरह से एक वर्ड चलता है टीम टीचिंग या को टीचिंग वर्ड चलता है। इसका मतलब होता है एक सब्जेक्ट को कई सारे टीचर्स पढ़ाते हैं ना। जैसे कहते हैं ना, एक सब्जेक्ट जैसे मैथ है, मैथ का एक चैप्टर किसी टीचर ने पढ़ाया, एक चैप्टर किसी टीचर ने पढ़ाया, तो इसे टीम टीचिंग या को टीचिंग कहते हैं, है ना। आपको ये भी पता होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन तो ये रहा, अब ऑप्शन देख लेते हैं। मेक सेपरेट रोज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, यू गिव प्रेफरेंस टू बॉयज ओवर गर्ल्स, यू गिव प्रेफरेंस टू नन, यू डील अकॉर्डिंग टोन। ठीक है। तो को एजुकेशन की बात करें तो को एजुकेशन क्या है? मेक सेपरेट रोज ऑफ बॉयज, इन दोनों को अलग कर देना, ये सही नहीं है। यू गिव प्रेफरेंस टू बॉयज ओवर द गर्ल्स, ये भी सही नहीं है ना। लड़कों को प्राथमिकता है। यू गिव प्रेफरेंस टू नन, इनमें से किसी को नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, है ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बात दोनों की पढ़ाने की नहीं हो रही है, तो इसलिए हम ये ऑप्शन तो सिलेक्ट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें इस वर्ड का मीनिंग पता है, तो इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा। और इसमें नॉट की बात हो रही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो इस देखो, ऑप्शन में हम एलिमिनेट ऐसे ही करते हैं। अगर हमें वर्ड की नॉलेज नहीं होगी तो हम कैसे कर जाएंगे आंसर तक, है ना। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं जल्दी से। वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सोशलाइजेशन इंडिविजुअल, व्यक्तियों के समाजीकरण का मूल सिद्धांत है रिलीजन, कास्ट, एजुकेशन या लिमिटेशन। क्वेश्चन नंबर है आपका 27। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए। थोड़ा आप है ना इसे स्टॉप करके अपना आंसर भी लगाइए, इससे ये रहेगा कि आपको कितना अंडरस्टैंडिंग है अभी इन चीजों में, तो आपको पता चलेगा। तो वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द सोशलाइजेशन के लिए सब बेसिक प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है, तो एजुकेशन होगा भाई, है ना। सोशलाइजेशन एजुकेशन से एक पार्ट है, सोशलाइजेशन एजुकेशन सोशलाइजेशन का एक पार्ट है ना, और बेसिक प्रिंसिपल भी माना जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 है गुड रीडिंग। गुड रीडिंग, है ना। हाँ, गुड रीडिंग एम एट डेवलपिंग, अच्छा पठन विकसित करता है गुड रीडिंग। भाई गुड रीडिंग का मतलब क्या है? रीड करने की अच्छी एबिलिटी है उसमें, है ना। तो उससे विकसित करता है। वो क्या विकसित? अगर किसी पर्सन में, किसी बच्चे में वो बहुत अच्छी रीडिंग करता है ना, तो उसमें क्या चीज विकसित होगी? अंडरस्टैंडिंग, प्रोनाउंसिएशन, सेंसिटिविटी, इंक्रीज फैक्चुअल नॉलेज, है ना। तो अच्छी रीडिंग है, वो बच्चा अच्छी रीडिंग करता है, तो उसका मतलब ये थोड़ी है फैक्चुअल नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी, है ना, या सेंसिटिविटी उसमें आ जाएगी, ऐसा तो है नहीं, है ना। उसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो सकती है, मान लेते हैं, है ना, प्रोनाउंसिएशन उसकी अच्छी हो सकती है, लेकिन वो तो गुड रीडिंग की बात कर रहा है ना भाई। उसकी तो रीडिंग पहले से ही अच्छी है, तो रीडिंग प्रोनाउंसिएशन तो उसकी पहले से ही अच्छी होगी ना। तो ये नहीं है, बल्कि गुड रीडिंग का मतलब है अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छी है,
बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उसकी, है ना, इसलिए वो जल्दी जल्दी फ्लुएंसी के साथ प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी करता है, सब तो अंडरस्टैंडिंग विकसित होती है इससे, अच्छा गुड रीडिंग से। तो ये इसमें कहना चाह रहा है। 28 के बाद है 29, ठीक है। नेचर ऑफ चाइल्ड आर लाइक, बच्चों का स्वभाव होता है लिमिटेटिव, कंस्ट्रक्टिव, इमेजिनेटिव या डिस्ट्रक्टिव, है ना। तो नेचर ऑफ चाइल्ड आर लाइकली, इमिटेटिव होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है या डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी तो नहीं होगा, है ना, विनाशकारी नहीं होगा। इमेजिनरी, काल्पनिक, कल्पनाशील भी नहीं होगा नेचर, है ना। कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक होता है। हर बच्चा क्या देखो, कंस्ट्रक्टिव हर तो नहीं होता ना, हर बच्चा तो नहीं होगा ना, हर बच्चा हम कह सकते हैं, हर बच्चा नहीं हो सकता, हर बच्चा तो नहीं हो सकता ना कंस्ट्रक्टिव रचनात्मकता रखने के लिए, तो ये तो नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि ज्यादातर बच्चों का नेचर कैसा होता है कि वो देखकर सीखते हैं, लिमिटेटिव होता है, लिमिटेटिव कह रहा हूँ, इमिटेटिव आइए ये सॉरी लिमिटेटिव कह रहा हूँ मैं, इमिटेटिव, है ना, अनुकरणीय यानी देखकर सीखने वाला है, ऑब्जर्विंग भी वो करते हैं ना, ऑब्जर्व करके सीख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो इमिटेटिव नेचर होता है बच्चों का, बहुत जल्दी ही देखकर सीख लेते हैं, कुछ भी आप करोगे तो वो देखकर सीख लेंगे। इस बात को तो हमारे प्याजे साहब भी कहते हैं, यानी कि प्याजे, जीन प्याजे और आपके बंडूरा भी कहते हैं, है ना, इस चीज को जो समर्थक करते हैं वो ये बंडूरा भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 ना, हाउ डज अ टीचर कैन इम्प्रूव द अटेंशन ऑफ अ स्टूडेंट, शिक्षक जो है छात्र का ध्यान कैसे बढ़ा सकता है, बताइए। बाय सेल्फ मॉनिटरिंग बाय हेड मास्टर प्रिंसिपल, बाय ऑब्जर्वेशन, बाय इंट्रोड्यूसिंग इंटरेस्टिंग वे ऑफ टीचिंग। ये चार ऑप्शन है, इनमें से लग रहा है कि एक दो देखो, आप देखो कि सबसे बेहतर बात किसमें की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 30 में सबसे बेहतर बात किसमें की जा रही है, तो वही आंसर इसका राइट होगा। अगर मैं देखूं ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन को समझ लो पहले। शिक्षक छात्रों का ध्यान कैसे बढ़ाएगा, मॉनिटरिंग करके तो नहीं बढ़ाएगा वो, है ना। मॉनिटरिंग बाय हेड मास्टर प्रधानाचार्य, मॉनिटरिंग की बात हो रही है, ये तो बेस्ट नहीं है ना, ऑब्जर्व करके भी नहीं, है ना। बाय इंट्रोड्यूसिंग इंटरेस्टिंग वे ऑफ टीचिंग, है ना, ध्यान बढ़ाना, उसका इंटरेस्ट बढ़ाना है, तो टीचिंग के क्या करो आप, शिक्षण विधि अपनाकर, है ना, रोचक, इंटरेस्टिंग, जैसे फील्ड विजिट पे ले जाना, है ना, कुछ एक्सपेरिमेंट कराना ग्राउंड में जाके जो अभी तक आपने क्लास में ना किया हो, तो वो चीजें कराओगे तो बच्चे का ध्यान, इंटरेस्ट बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर फाउंड टू बी harassing another student, what should be your reaction, छात्रों का एक समूह किसी अन्य छात्रों को परेशान कर रहा है और आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। पनिश द स्टूडेंट, स्टूडेंट को पनिश मैं नहीं करूंगा, स्टूडेंट को पनिश तो नहीं करूंगा मैं, है ना। सेंड टू देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स के पास भेज दूंगा, ये भी नहीं करूंगा। काउंसलिंग द स्टूडेंट इंडिविजुअली, गिव देम सीवियर वार्निंग, है ना, वार्निंग नहीं दूंगा, तो आंसर क्या होगा, काउंसलिंग करूंगा। काउंसलिंग देखो बेस्ट मानी जाती है, उसमें स्कूल्स में जो है काउंसलिंग जो है वो बेस्ट मानी जाती है हर बच्चे के लिए, बेस्ट मानी जाती है काउंसलिंग स्कूल्स में। और एक काउंसलर भी होता है, अब तो स्कूल्स में काउंसलर भी होते हैं, तो बड़ी सहूलियत रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी की जो यूनिट है वो क्या है भाई, क्रोमोसोम्स, जीन, फर्टिलाइज सेल, जाइगोट। पॉज करें वीडियो को और अपना आंसर जरूर लगाएं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जीन। हेरिडिटी की जो यूनिट है वो क्या है, जीन यूनिट है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये पूछा गया था 2014 टीजीटी में। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट पूछ रहा है ना, मीनिंगफुल यूनिट पूछ रहा है ना। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन द लैंग्वेज, हाँ, है ना। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, सबसे छोटी इकाई को मॉर्फीम कहते हैं, है ना।
है ना, एक मॉर्फिन होता है ना, एक फोनीम होता है, मॉर्फिन, फोनीम, ये सब आपको पता होना चाहिए क्या होता है। फोनीम, प्रैग्मेटिस है ना, प्रैग्मेटिक्स क्या होता है, सिंटेक्स क्या होता है, इन वर्ड्स को थोड़ा आप सर्च करके पढ़िए। देखिए जब मैं तैयारी करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, जब मैं तैयारी करता हूँ तो मैं सिर्फ आंसर ही नहीं, ऑप्शंस के बारे में भी जानकारी रखता हूँ कि ये ऑप्शंस का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है इसका। तो आप भी ऐसा ही करें, इन ऑप्शंस के बारे में भी थोड़ा डिटेल में पढ़िए, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, सर्च करिए गूगल वगैरह पे, इनके ऑप्शंस के बारे में भी नॉलेज रखिए। मुझे नॉलेज है, बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएंगी, एक्सप्लेन काफी कर दूंगा लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं डायरेक्ट इस पे फोकस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है, अ चाइल्ड ऑफ 16 ईयर स्कोर 75 इन IQ टेस्ट, हिज मेंटल एज विल बी। अरे ये तो IQ वाला क्वेश्चन है। 16 वर्ष का बच्चा IQ टेस्ट में 75 अंक लाता है और उसकी मानसिक आयु होगी, मानसिक आयु क्या होगी, 12 साल, 8 साल, 14 साल या 15 साल। अरे ये क्वेश्चन तो करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा भाई। ये क्वेश्चन है ना, आपको सॉल्व करने को आ सकता है, जैसे TGT स्पेशल एजुकेशन 2014 में ये क्वेश्चन आया था सॉल्व करने के लिए। तो इसका फॉर्मूला जो होता है ना IQ का, वो क्या होता है, IQ बराबर इक्वल MA अपॉन CA इंटू 100, है ना, ये इसका फॉर्मूला है। आपको फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। MA का मतलब है मेंटल एज, CA का मतलब है क्रोनोलॉजिकल एज। मेंटल एज यानी कि मानसिक रूप से अभी वो कितने साल का है, क्रोनोलॉजिकल एज है कि आज वो इस समय कितना साल का है ना, मतलब उसकी एक्चुअल एज कितनी है, वो क्रोनोलॉजिकल एज मानी जाती है। तो इसमें दे रखा है कितना है, 16 साल का बच्चा है, 75 लाता है, 75 IQ कितना है, तो इसकी जगह हम IQ क्या रख देंगे, 75 IQ रख देंगे। MA क्या है, 16 वर्ष का बच्चा है, क्रोनोलॉजिकल एज मुझे दे रखी है, तो MA मुझे निकालना है ना, तो मेंटल एज निकालनी है। देखो मेंटल एज पूछा है, मेंटल एज पूछ रहा है, तो मेंटल एज निकालनी है, तो मेंटल एज तो ऊपर ही रहेगी। क्रोनोलॉजिकल एज 16 दे रखी है मुझे, तो 16 लिख देंगे इंटू 100, है ना। 100 से देखूं तो मैं इसे 4 से काटूंगा, 4 बार कट जाएगा, 4 चौक 16, और इसे 4 से काटूंगा तो कितनी बारी में कट जाएगा, ये 4 दूनी और 4 पंजे 25 बारी में कट जाएगा, है ना। 25 से मैं इसको काटूंगा, 25 से इसको काटूंगा, एक बारी में कट जाएगा, और 25 से काटूंगा तो 3 बारी में कट जाएगा। और 4 को इधर अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 तिया 12, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 12 साल। इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरह से ही आप निकाल सकते हैं इसका आंसर 12 साल, ठीक है। लेकिन आपको ये स्पीड में करना है, हाँ मैंने आपको करके बता दिया है कैसे होगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दोबारा भी आ गया कभी स्पेशल एजुकेशन एग्जाम में, है ना, पूछा जा सकता है। वाइगोत्स्की की थ्योरी इम्प्लाइज, है ना, वाइगोत्स्की की सिद्धांत बताता है, क्या बताता है भाई, चाइल्ड विल लर्न बेस्ट इन कंपनी ऑफ चिल्ड्रन हैविंग IQ लेसर देन हिज हर ओन। बच्चे उन बच्चों की संगति में सबसे अच्छा तरह से सीखेगा जिनमें बुद्धि, है ना, बुद्धि का तुल्य बुद्धि उसमें कम हो। कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंडिविजुअल असाइनमेंट टू ईच अदर आफ्टर इनिशियल एक्सप्लेनेशन डू नॉट सपोर्ट अ चाइल्ड इन सॉल्विंग डिफिकल्ट क्वेश्चन, है ना। तो आप वाइगोत्स्की के अनुसार बताना है, तो आप इसे पॉज करके जरूर इसका आंसर लगाएं कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिए अगर मैं देखूं इसको, तो चिल्ड्रन विल लर्न बेस्ट इन कंपनी ऑफ द चिल्ड्रन हैविंग IQ लेसर, IQ कम होना ये चीज तो थोड़ा सूट नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, है ना। जिनकी बुद्धि लगी है उससे कम हो, है ना, लेस की बात कर रहा है ये, तो इससे तो कुछ लेना देना इसका है नहीं, और वाइगोत्स्की ने ऐसा कुछ कहा भी नहीं है। कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये वाइगोत्स्की का एक माना जाता है कि ये वाइगोत्स्की ने अपनी थ्योरी में कोलैबोरेटिव को अप्रोच को बेस्ट माना है। इंडिविजुअल असाइनमेंट टू ईच अदर, एक एक बच्चे को असाइनमेंट देना इंडिविजुअली, ये कहना भी गलत है, ये ऐसा कुछ कहानी है वाइगोत्स्की ने आफ्टर, है ना। और ये कह रहा है डू नॉट सपोर्ट अ चाइल्ड इन सॉल्विंग, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में बच्चों को सपोर्ट ही मत करो, तो ये कहना भी गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर
36 गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर, है ना, गिफ्टेड स्टूडेंट्स। अभी गिफ्टेड पे है ना, अभी सी टेट में भी मैंने क्वेश्चन देखा था, तो शायद पेपर 2 था, है ना, पेपर 2 7 तारीख को जो हुआ था उसमें गिफ्टेड स्टूडेंट से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था, तो उसे भी जरूर जाके देखना आप लोग। जिन्होंने सी टेट दिया उनको तो पता ही होगा, जिन्होंने सी टेट नहीं दिया है वो जरूर देखेंगे। गिफ्टेड स्टूडेंट का एक क्वेश्चन आया था गिफ्टेड से रिलेटेड, है ना। और सेंसरी डिसेबिलिटी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया है 8 तारीख वाले पेपर 2 के एग्जाम में, तो वो भी देखना, है ना। वो सब क्वेश्चंस देखा करो तुम, सीटेट वाले भी, उसमें काफी हद तक स्पेशल एजुकेशन कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो जरूर देखा करो। गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर, प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, वो कौन होते हैं भाई? नॉन असर्टिव ऑफ देयर नीड्स, इंडिपेंडेंस इन देयर जजमेंट, इंडिपेंडेंस टू टीचर, इंट्रोवर्ट इन नेचर। देखो प्रतिभाशाली इंट्रोवर्ट तो नहीं होते, है ना। इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर, शिक्षक से स्वतंत्र होते हैं, ऐसा भी नहीं है ना। अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त नहीं कर पाते, ऐसा भी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि वो अपने निर्णय में स्वतंत्र होते हैं, डिसीजन ले पाते हैं, जजमेंट ले पाते हैं खुद से, ठीक है, ये कहना सही है। क्वेश्चन नंबर 37 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। भाई ग्रॉस मोटर वो है, ग्रॉस मोटर स्किल्स एक फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर ये है कि बड़ी मांसपेशियां, बड़े हाथों से जो भी आप करते हो, पैरों से जो भी आपको, जैसे भागना, है ना, भागना, है ना, कोई वजन वाली चीज उठाना, जैसे डंबल्स उठाते हैं ना, वो सब तो बड़ी बड़ी मांसपेशियां जिसमें यूज हो रही है वो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं। और जिनमें बारीक काम कर रहे हो, छोटी छोटी फिंगर्स से, ये फिंगर्स का यूज कर रहे हो, वो सारी फाइन मोटर है। तो चढ़ना ये क्या है? ग्रॉस मोटर। कूदना ग्रॉस मोटर, दौड़ना ग्रॉस मोटर। लेकिन लिखना, लिखोगे किससे? इससे। मैं किससे लिख रहा हूँ? इससे। तो मैं फाइन मोटर स्किल्स का यूज कर रहा हूँ। तो इसमें पूछा गया एग्जांपल ऑफ फाइन मोटर स्किल्स, तो फाइन मोटर स्किल्स का एग्जांपल है राइटिंग। देखा, इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे गए हैं PYQs में। सक्सेसफुल इंक्लूजन रिक्वायर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सफल समावेशन के लिए निम्नलिखित में अपवादों को छोड़कर बाकी सभी आवश्यक हैं। भाई एक्सेप्ट पूछा है, ये देखना किसको छोड़कर, है ना, किसको छोड़कर। अच्छा, इंक्लूजन से मुझे एक चीज याद आ रही है, ये वर्ड इंक्लूजन। तो जो इंक्लूजन है ना, इससे आप एक चीज मुझे बताना कमेंट में कि 2 तरीके का इंक्लूजन होता है। एक होता है फुल इंक्लूजन, एक होता है पार्शियल इंक्लूजन, है ना, और एक होता है इंक्लूजन। इन तीनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है? इंक्लूजन क्या है, फुल इंक्लूजन क्या है, और पार्शियल इंक्लूजन क्या है? ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। अगर आप एक स्पेशल एजुकेटर हैं और आपने ठीक से समझी है चीजें, इंक्लूसिव एजुकेशन को समझा है, तो आप मुझे बताइए फुल इंक्लूजन क्या है, पार्शियल इंक्लूजन क्या है, और इंक्लूजन क्या है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स, अच्छा हम पढ़ रहे थे सक्सेसफुल इंक्लूजन रिक्वायर द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा नहीं है? कैपेसिटी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स, इंक्लूजन के लिए पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, ये ठीक है। सेंसिटाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव। कैपेसिटी बिल्डिंग, देखो इनमें से नेगेटिव पूछ रहा है, एक्सेप्ट पूछ रहा है, ये कौन सा है? ठीक है, इनमें से कौन सा है? तो मेरा जो, देखो अगर इंक्लूजन के लिए पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना भी जरूरी है ना, कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता निर्माण करना भी जरूरी है ना, संवेदनशीलता भी जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 38 का, है ना। ये तीनों चीजें जरूरी है इंक्लूजन के लिए, है ना, तीनों चीजें जरूरी हैं, तीनों चीजें जरूरी हैं, लेकिन एक्सेप्ट पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी ही तो होगा गलत, है ना। तो वो चीजें हैं, कभी कभी हमें लगेगा, देखो अपने आप में ये पॉजिटिव आपको लग रहा होगा पढ़ के, लेकिन ये एक्सेप्ट पूछ रहा है कौन चीज को नहीं छोड़ के, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इंपॉर्टेंट है सारी, लेकिन सारी एक सभी जरूरी, ये चीज कहना गलत है, तो वो चीज की बात हो रही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 39, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, है ना। अरे ये तो बहुत आसान है, देखो जिसने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी है ना, उसको ये चीज जरूर पता होगी कि जीन पियाजे को फादर ऑफ एपिस्टेमोलॉजिस्ट कहा जाता है ना। ये स्टार्टिंग में थ्योरी जब पढ़ते हो ना, तभी ये चीज आपको पता चल जाती है कि जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट किसे कहा जाता है? पियाजे को कहा जाता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, थ्योरी आपने पियाजे इतनी बार पढ़ रखी होगी तो आपको ये पता होगा। इनको नहीं पता है वो पता कर लें, और जिनको ये भी नहीं पता कि एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है
है ना, या एपिस्टेमोलॉजिस्ट कौन होता है, वो एक बार सर्च करके पढ़ ले कौन होता है, आ जाएगा समझ में आसान है। 40 क्वेश्चन नंबर 40 द बेस्ट प्लेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट फॉर द 12 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड इज 12 साल के बच्चे के सामाजिक विकास का सर्वोत्तम स्थान क्या है, नेबरहुड, फैमिली, प्लेग्राउंड या स्कूल। देखो यहाँ बच्चे की बात हो रही है, कहीं आप फैमिली मत लगा देना, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस में कभी, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ो 12 साल के बच्चे की बात हो रही है यहाँ पर। तो 12 साल के बच्चे के लिए तो मेन चीज क्या है, डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए उसके लिए मेन चीज है वो है एनवायरमेंट, है ना। क्या इसमें ऑप्शन में है क्या एनवायरमेंट, अगर एनवायरमेंट होता तो मैं एनवायरमेंट लगा देता, लेकिन एनवायरमेंट की जगह फैमिली जरूर दे रखा है, तो फैमिली तो नहीं होगा, वो तो स्टार्टिंग में जरूरी होता है, इनिशियल एज में, अर्ली चाइल्डहुड में, है ना, वो उसमें ज्यादा जरूरी होता है, या सेंसरी स्टेज में जरूरी होता है। नेबरहुड ये भी, इससे भी बाहर निकल जाता है बच्चा 12 साल में, है ना। प्लेग्राउंड, स्कूल्स, स्कूल भी नहीं, स्कूल्स में रहता है लेकिन स्कूल्स में मेन जो रोल प्ले करते हैं सोशल डेवलपमेंट में प्लेग्राउंड, है ना, प्लेग्राउंड, तो वहां पर ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब इसे चैलेंज मत करना, क्योंकि मैं नहीं कह रहा है, डीएसएसबी ने खुद कहा है अपनी आंसर की में कि ये ठीक है या ये आंसर सही है ना, तो ये मैं तो कह नहीं रहा, है ना। क्वेश्चन नंबर 41 द पीरियड ऑफ सेंसरी मोटर अडेप्टेशन ऑफ प्याजे, है ना, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है लेकिन सिंपल पूछ रहा है कि प्याजे की सेंसरी स्टेज जो है, सेंसरी मोटर स्टेज, जो उसकी जो एज है ना, उसके जो टाइम पीरियड है वो कितना है, तो सबको पता है 0 से 2 साल, है ना, है ना, है ना, सेंसरी मोटर, है ना, स्टेज जो है वो 0 से 2 है ना, 2 से, है ना, 2 से, फिर 2 से 6 है ना, 7 से 11 है, 2 से 7 है, 7 से 11, फिर 11 से अब है, इस तरह से है सारी स्टेजेस, है ना, सेंसरी मोटर स्टेज, है ना। आसान था ये क्वेश्चन, तो बहुत इजी है, तो कोई भी दे देगा जवाब इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज एन इंस्ट्रक्शनल, है ना, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल फॉर अ टीचर, ये शिक्षक, है ना, ये शिक्षक के लिए शिक्षण सामग्री है, क्या है, वर्कबुक्स, सप्लीमेंट्री मटेरियल, एटलस या करिकुलम गाइड्स। शिक्षक के लिए क्या है, मटेरियल है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, हाँ भाई है, तो सबसे बेस्ट क्या है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या है, वर्क बुक्स नहीं होती हैं, एटलस भी नहीं होती, करिकुलम भी नहीं है, सप्लीमेंट्री मटेरियल होते हैं उनके, क्या, इंस्ट्रक्शन मटेरियल जो कि टीचर के लिए बेस्ट होते हैं ना, सप्लीमेंट्री मटेरियल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 है द एक्टिविटी टेक्निक इज, गतिविधि तकनीक है ना, एक्टिविटी टेक्निक कैसी होनी चाहिए भाई, क्लास सेंटर्ड होनी चाहिए, सब्जेक्ट सेंटर, स्टूडेंट सेंटर या टीचर सेंटर, है ना। तो कभी भी बच्चे को कुछ भी सिखाना है कुछ भी सिखाना है तो बच्चे को सेंटर में रखना है, ये आपको याद रखना है ना, यानी कि चाइल्ड को सेंटर में रखना है ना, यानी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, या स्टूडेंट सेंटर्ड भी हम इसे कहते हैं, तो दोनों नाम है, चाइल्ड सेंटर्ड को या स्टूडेंट सेंटर्ड, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ये स्टूडेंट को सेंटर में रख के हमें वो एक्टिविटी करानी है, उसके अकॉर्डिंग करानी है, उसके नीड्स के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है अ नॉर्मल चाइल्ड ऑफ 12 इयर्स इज मोस्ट लाइकली टू, 12 वर्ष का सामान्य बच्चा अधिकतर क्या करता है भाई, हैव डिफिकल्टी विद ग्रॉस मोटर कोऑर्डिनेशन, हैव फीलिंग ऑफ एंजाइटी अबाउट pleasing adults, या confine his her interest to here and now, be eager for peer approval, है ना। तो 12 साल का बच्चा क्या चाहता है ना, 12 साल का बच्चा क्या चाहता है, अधिकतर क्या करना रहेगा, तो हैव द डिफिकल्टी विद ग्रॉस मोटर, ये तो नहीं है ना, कि ग्रॉस मोटर में उसे डिफिकल्टी होती है, इस तरह का कुछ नहीं है, 12 साल के बच्चा है ना। हैव फीलिंग्स फॉर एंजाइटी अबाउट प्लेजिंग एडल्ट्स, बड़ों को खुश करने की चिंता, ऐसा कुछ है तो होता नहीं है। कन्फाइन होती है लेकिन सब में नहीं होती, कहना गलत है। कन्फाइन हिज हर इंटरेस्ट टू हियर एंड नाउ, रुचि केवल वर्तमान तक सीमित है या नहीं है,
है ना, आगे तक सीमित है ना, साथियों की स्वीकृति चाहता है। हाँ, साथियों की स्वीकृति कहलाना, ये कहना सही है। बच्चा अपनी एज में जो है वो थोड़ा जो पेयरिंग में ज्यादा रहता है, मतलब फ्रेंड्स, जो फ्रेंडशिप वगैरह है ना, लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स बनाता है और उनकी बात, उनकी स्वीकृति चाहता है, जो भी काम करेगा अपने दोस्तों से करेगा, बहुत सारी बातें शेयर करेगा, वो कहना तो सही है। तो इस हिसाब से तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज कॉल्ड एजुकेशन रिक्वायर्ड, है ना, what is called education required without any specific purpose, fixed period and place। बिना निश्चित उद्देश्य, समय और स्थान के प्राप्त शिक्षा को क्या कहते हैं। जहाँ पर समय, स्थान ये सब नहीं होता। ये तो बहुत आसान है, ये चीजें तो आपने पढ़ रखी होंगी कि इनडायरेक्ट एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और इंडिविजुअल एजुकेशन क्या होती है ना, ये सब तो आपने पढ़ ही रखा होगा। तो आपने फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन तो बहुत सुन रखा होगा, और आपने जो ये डीएड करा है स्पेशल एजुकेशन का, ये फॉर्मल एजुकेशन में आता है या इनफॉर्मल एजुकेशन में, या आप जरूर कमेंट करके मुझे बताएं कि फॉर्मल एजुकेशन में आता है या इनफॉर्मल में। आपका जो डीएड स्पेशल एजुकेशन रेगुलर इसमें है ना। तो इसमें कह रहा है कि बिना निश्चित उद्देश्य के, समय और स्थान के प्राप्त शिक्षा कहलाती है इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, इस तरह की एजुकेशन को इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। अगला है, व्हाट इज द कंपल्सरी एलिमेंट ऑफ लर्निंग। लर्निंग का कंपल्सरी एलिमेंट क्या है। एबिलिटी टू रीड, ब्राइट माइंड, टेंडेंसी टू नो, नन ऑफ दीज, है ना। कंपल्सरी एलिमेंट बताना है लर्निंग का। रीड करने की, पढ़ने की क्षमता एक एलिमेंट है लर्निंग का, है तो, लेकिन और इज द कंपल्सरी पूछ रहा है तो ब्राइट माइंड, टेंडेंसी टू नो, तो ब्राइट माइंड भी जरूरी नहीं है, नन ऑफ द अबव, टेंडेंसी टू नो, है ना, जानने की प्रवृत्ति, जानने की इच्छा कह सकते हैं, वो है कंपल्सरी एलिमेंट लर्निंग का। कि अगर जानने की टेंडेंसी नहीं होगी बच्चों में, इंटरेस्ट नहीं होगा, तो बच्चा सीखेगा नहीं, है ना। अगर आपको स्पेशल एजुकेशन फील्ड में, है ना, जानने की इच्छा नहीं होगी, तो आप ठीक से नॉलेज गेन नहीं कर सकते और ना पढ़ सकते ठीक से, ना समझ सकते। तो रुचि होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए हर एक फील्ड में, हर एक डिसेबिलिटी में, आपका हर एक टॉपिक में। Why are the curriculum activities used in teaching? पाठ्यक्रम गतिविधि में शिक्षण में क्यों उपयोग की जाती है, बताओ। करिकुलम एक्टिविटीज का यूज क्यों किया जाता है टीचिंग में, ये पूछ रहा है सिंपल सा। मेक टीचिंग इजी, टीचिंग को इजी बनाने के लिए। टू मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग, इजी, अंडरस्टैंड एंड इफेक्टिव। टू मेक टीचिंग अट्रैक्टिव, टू असिस्ट अ टीचर, है। मेक टीचर इजी, है ना, शिक्षण को आसान बनाने के लिए नहीं, शिक्षण को रोचक, सरल और प्रभावी बनाने के लिए नहीं, है ना। करिकुलम एक्टिविटीज का यूज क्यों किया जाता है टीचिंग में, है ना, शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए नहीं। अपने आप में तीनों पॉजिटिव लग रहे होंगे और मुझे लग रहा है ज्यादातर आंसर हो सकता है बी लगा दें, है ना, लेकिन इसका यूज किया जाता है शिक्षक की सहायता के लिए, है ना, इसकी टीचर की हेल्प के लिए ये करिकुलम एक्टिविटीज को डिजाइन किया जाता है, ताकि टीचर की हेल्प कर सके, है ना, क्योंकि बात तो टीचर की हो रही है कहीं ना कहीं। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 है आपका कि व्हाट इज द टीचिंग थ्रू डिडक्टिव मेथड, है ना। एक होता है इंडक्टिव मेथड, एक होता है डिडक्टिव मेथड, है ना। तो डिडक्टिव मेथड क्या है, इंडक्टिव मेथड क्या है ना। इंडक्टिव मेथड है एग्जाम्पल से रूल की तरफ, के पहले एग्जाम्पल दोगे फिर आप समझाओगे, एग्जाम्पल दोगे फिर आप उसका पूरी एप्लीकेशंस बताएंगे, है ना, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। और पहला है, और डिडक्टिव मेथड में रूल बताओगे फिर एग्जाम्पल बताओगे, पहले पूरा चैप्टर पढ़ाओगे फिर एग्जाम्पल दोगे, तो उल्टा है, तो डिडक्टिव मेथड है। तो ये कह रहा है कि किसमें है ये चीज को कौन बताता है। फॉर्मल, जनरल, स्पेसिफिक, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, फ्रॉम मैक्रो टू माइक्रो तो नहीं हो सकता, फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट नहीं, तो जनरल टू स्पेसिफिक, तो जनरल टू स्पेसिफिक हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए या बी में से कोई एक आंसर हो सकता है, तो कोई एक आंसर हो सकता है, तो जनरल टू स्पेसिफिक, है ना, क्योंकि रूल्स एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे तो जनरल टू स्पेसिफिक होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जनरल टू स्पेसिफिक। क्वेश्चन नंबर
49 which one of the following education system support scientific progress? निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करती है? रियलिस्टिक एजुकेशन, आइडियलिस्टिक एजुकेशन, नेचुरलिस्टिक एजुकेशन या नन ऑफ दीज, है ना? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट साइंटिफिक प्रोग्रेस, है ना? इनमें से कौन सी शिक्षा प्रणाली वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करती है? वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करती है। विज्ञान आ गया इसमें, साइंस आ गया, और साइंस बिना प्रैक्टिकल के पॉसिबल नहीं है, यानी कि रियल आपको एक्सपेरिमेंट दिखाने पड़ते हैं, है ना? रियलिस्टिक एजुकेशन की बात करता है, साइंटिफिक प्रोग्रेस, है ना? प्रोग्रेस की बात कर रहा है, तो रियलिस्टिक एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है? कौन सा एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट करता है? तो वो रियलिस्टिक एजुकेशन सपोर्ट करता है इसको, साइंटिफिक प्रोग्रेस को। क्वेश्चन नंबर 450, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है? आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। हाउ द स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड टू गेट सक्सेस इन लाइफ? विद्यार्थियों को जीवन में सफलता पाने के लिए कैसे प्रेरित किया जाना चाहिए? इलेक्टेड स्टडी, इंसाइटेंटल स्टडी, इंटेंसिव स्टडी, लर्निंग बाय रेस, है ना? रिसाइटेशन, रिसाइटेशन यानी रटकर तो नहीं होगा, है ना? इंटेंसिव स्टडी, ठीक है, देखते हैं। इंसाइडेंटल स्टडी, है ना? आकस्मिक स्टडी ऐसा भी कुछ नहीं है, इलेक्टेड स्टडी ऐसा भी कुछ नहीं है, है ना? तो हाउ शुड द स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड टू गेट सक्सेस इन लाइफ? तो गहन स्टडी करनी पड़ेगी, डीप पढ़ना होगा आपको, तब जाके उसमें इतना आपको सक्सेस मिलेगी, है ना? सक्सेस तभी मिलेगी लाइफ में। आपको इंटेंसिव स्टडी गहन स्टडी करनी पड़ेगी, जब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। तो आज की वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिए हैं 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं 2014 टीजीटी स्पेशल एजुकेशन के, है ना? 50 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं आज। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 51 से 75 तक के क्वेश्चंस, ठीक है? और इस तरह से ये प्रीवियस ईयर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और बल्कि आगे जाके और इंटरेस्टिंग और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें मैं काफी सोच रहा हूँ कि एक्सप्लेन करूँ मैं, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा उसका भी ध्यान रखूंगा, है ना? कि वो ज्यादा लंबी ना हो, तो थोड़ा कम एक्सप्लेन करूँ। तो आज की वीडियो में तो देखो इतना ही है, और जो इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, चैनल भी ज्वाइन करें, और आपने इसमें कितना आपका स्कोर रहा, आपने पॉज करके कितना आंसर आपके सही रहे हैं, वो भी आप जरूर कमेंट करके बताइए, है ना? कुछ सवाल हो, कुछ क्वेश्चन हो आपका, या कुछ आपका सजेशंस हो, है ना? तो वो सब चीजें भी आप कमेंट में बताया करो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा उसका, ठीक है? और आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, मैं सभी जो आपके कॉमेंट्स का रिप्लाई जरूर करता हूँ, ठीक है? जो भी मुझे जेन्युइन कॉमेंट लगती है, या मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन पूछा जा रहा है, तो मैं उसके जरूर रिप्लाई करता हूँ, है ना? समय निकाल के जरूर रिप्लाई करूंगा। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, ये पीडीएफ वगैरह सब, ये जैसे प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएगा, ये 2014 का डीजीटी का, मैं पूरी पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा, तो वहां से आप इसको प्रैक्टिस दोबारा भी कर सकते हैं इसकी, है ना? तो ये आप सेव कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।